नमस्कार। फंडामेंटल राइट्स पर हमारी सीरीज के इस आखिरी हिस्से में आपका स्वागत है। मौलिक अधिकार सिर्फ कानूनी वादे नहीं है, वो एक सुरक्षा कवच की तरह है। आज हम इसी कवच की सबसे आखिरी और शायद सबसे मजबूत परतों को समझने वाले हैं, यानी आर्टिकल्स 29 से लेकर 35 तक। तो चलिए देखते हैं कि ये अधिकार हमारे संविधान की तस्वीर को कैसे पूरा करते हैं। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत करते हैं डॉक्टर B.R. अंबेडकर के इस जबरदस्त कोट से। ये लाइन अपने आप में इस बात का वजन बता देती है कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। पर सवाल ये है कि वो आखिर किस आर्टिकल की बात कर रहे थे जिसे वो इतना जरूरी मानते थे। इसका जवाब हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की जो हमारा संविधान भारत की कल्चरल और एजुकेशनल डाइवर्सिटी यानी इसकी सांस्कृतिक और शैक्षिक विविधता को बचाने के लिए करता है। ये अधिकार खास तौर पर माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। आर्टिकल 29 असल में दोहरी सुरक्षा देता है। एक तरफ ये किसी भी कम्युनिटी को अपनी यूनिक कल्चर, भाषा या लिपि को बचाने का हक देता है, और दूसरी तरफ ये हर एक नागरिक को शिक्षा में होने वाले भेदभाव से बचाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, बल्कि ये देश के हर नागरिक पर लागू होता है। अब यहाँ पर आर्टिकल 29 और 30 के बीच का एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। जैसा कि हमने देखा, आर्टिकल 29 का दायरा काफी बड़ा है और ये सभी नागरिकों पर लागू होता है, लेकिन आर्टिकल 30 खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, मतलब रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अधिकार देता है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी विरासत को बचाने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। वो अपने स्कूल, कॉलेज खोल सकते हैं और उन्हें अपने तरीके से चला सकते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हों तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो तो वो तो बेमतलब हो जाएंगे, है ना? और बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही पावरफुल मोड़ लेती है। और पिछले सवाल का जवाब है आर्टिकल 32। जी हाँ, यही वो मैकेनिज्म है, वो अल्टीमेट प्रोटेक्टर है जो हमारे सभी मौलिक अधिकारों को सिर्फ कागजी वादे नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें एक जीती जागती हकीकत बनाता है। याद है, हमने शुरू में डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट सुना था। वो इसी आर्टिकल 32 के बारे में था। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। अब सोचिए क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो बाकी सभी अधिकारों में जान डालता है। जरा सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसे निचली अदालतों के लंबे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट यहाँ हमारे अधिकारों के गारंटर की तरह खड़ा है। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करता कैसे है? इसके लिए वो 5 खास कानूनी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। चलिए एक एक करके न्याय के इन 5 पावरफुल टूल्स को समझते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट कहती है जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है उसे हमारे सामने पेश करो और बताओ कि उसे हिरासत में क्यों रखा गया है। ये किसी की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अगला है मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल या सरकारी अधिकारी अपनी कानूनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है तो कोर्ट इस रिट के जरिए उसे अपना काम करने का आदेश दे सकती है। ये सरकारी जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही मजबूत टूल है। फिर आता है प्रोहिबिशन, जिसका सीधा मतलब है रोकना। जब कोई निचली अदालत अपने दायरे से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रही होती है तो ऊपर की अदालत उसे वहीं रोकने का आदेश दे सकती है। मतलब ये गलती होने से पहले ही उसे रोक देता है। और सर्च्योररी भी कुछ प्रोहिबिशन जैसा ही है, लेकिन ये फैसला आने के बाद काम करता है। अगर किसी निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई गलत फैसला सुना दिया है तो ऊपर की अदालत इस रिट से उस फैसले को रद्द कर सकती है। तो एक लाइन में कहें तो प्रोहिबिशन रोकता है और सर्च्योररी सुधारता है।
और आखिर में है quo warranto, जिसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस या सरकारी पद पर बैठा है, तो कोर्ट उससे पूछ सकती है कि आप किस अथॉरिटी से इस पद पर हैं। ये पब्लिक ऑफिसेज में होने वाले अवैध कब्जे को रोकता है। तो ये हैं न्याय के वो 5 टूल्स। हेबियस कॉर्पस से लेकर को वारंटो तक, हर एक का मकसद बहुत साफ और शक्तिशाली है। असल में यही वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे अधिकारों को सिर्फ किताबों से निकालकर असल जिंदगी में लागू करते हैं। चलिए, अब पूरी तस्वीर को समझने के लिए कुछ जरूरी अपवादों और नियमों को भी जल्दी से देख लेते हैं। आप इन्हें एक तरह का फाइन प्रिंट समझ सकते हैं। हाँ, तो एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, मतलब असीमित नहीं हैं। कुछ खास हालातों में उन पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, जैसे देश के अनुशासन और सुरक्षा के लिए संसद, आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस के अधिकारों को सीमित कर सकती है। इसी तरह किसी इलाके में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन के दौरान भी इन अधिकारों को रोका जा सकता है। और आर्टिकल 350 ये पक्का करता है कि इन मामलों पर कानून बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ संसद के पास हो। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि टेकअवेज क्या हैं। तो देखिए, पूरी कहानी को हम 3 आसान शब्दों में समेट सकते हैं: वादा, रक्षक और उपकरण। संविधान आर्टिकल्स 29 और 30 के जरिए वादा करता है। आर्टिकल 32 उस वादे का रक्षक बनकर खड़ा है और 5 रिट्स उस रक्षक के हाथ में न्याय दिलाने के उपकरण हैं। और आज की इस बातचीत को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। बेशक आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को हमारे अधिकारों का संरक्षक बनाता है, लेकिन क्या हमारे संविधान के इस हृदय और आत्मा की रक्षा करना सिर्फ न्यायपालिका की ही जिम्मेदारी है, या इसमें हम सबकी भी कोई भूमिका है? इस पर सोचिए ना जरूर।